हसीन है ये दुनिया, फूल सारे झमेले, देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग, और आज का रंग है सेवा और अनुभूति का सफेद रंग। मैं आपकी आवाज की दुनिया का दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, भारत की असली पहचान उसके गांवों में बसती है, लेकिन जब हम ग्रामीण विकास की बात करते हैं तो अक्सर योजनाएं, बजट और सरकारी कार्यक्रमों की चर्चा होती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन का मिशन ही गांवों को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाना होता है। लेकिन आज हमारे साथ ऐसे ही एक विशिष्ट व्यक्तित्व मौजूद हैं। एक सफल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जिन्होंने एक सुरक्षित सरकारी नौकरी छोड़कर ग्रामीण भारत के विकास का कठिन लेकिन सार्थक मार्ग चुना। ल्यूपिन फाउंडेशन के साथ जुड़कर उन्होंने केवल 35 गांवों से शुरुआत की और देखते ही देखते ये अभियान 9 राज्यों, 23 जिलों और 5400 से अधिक गांवों तक पहुंच गया। इनकी लीडरशिप में विकसित इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट मॉडल को देश भर में सराहा गया और अनेक संस्थाओं ने इसे अपनाने का प्रयास किया। आज सीताराम गुप्ता जी समृद्ध भारत अभियान के कन्वीनर हैं और विकास भारत 2047 के विजन को जमीनी स्तर पर साकार करने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। आज हम उनसे जानेंगे एक इंजीनियर से डेवलपमेंट प्रोफेशनल बनने की प्रेरणा, ग्रामीण विकास का उनका सफल मॉडल, गांवों की बदलती तस्वीर और 2047 के भारत के लिए उनका सपना। तो आइए बिना किसी देर के हार्दिक स्वागत करते हैं श्री सीताराम जी गुप्ता का। गुप्ता जी, रेडियो एसएन के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल साहब, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेरा बहुत अच्छा टॉपिक है। मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों के साथ में और जो भी श्रोतागण हैं उनके साथ में आज जुड़ पाया हूँ। तो चलिए गुप्ता जी, शुरुआत करते हैं और शुरुआत ऐसा करते हैं कि उस कठिन निर्णय से कर लेते हैं जब आपने एक सिक्योर्ड गवर्नमेंट इंजीनियरिंग जॉब छोड़कर ल्यूपिन फाउंडेशन जैसे उस समय के एक नए संस्थान से जुड़ने का निर्णय लिए। कुछ बताइए उसके बारे में, कैसे आपने निर्णय लिया, इतना कठिन डिसीजन आपने कैसे लिए और क्या इंस्पिरेशन, कैसे इंस्पायर हुए आप इसके लिए, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे साथ साझा कीजिए। सबसे पहले तो बात यह कि गवर्नमेंट में जो काम होते हैं उसमें आप 4 वॉल्स में काम करते हैं और आप और उसमें कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अधिकतर जो निर्णय होते हैं वो ये होते हैं, ये मत करिए आप, ये बच के चलिए आप। और मेरे मन में कुछ बड़ा करने की थी कोशिश साहब, और मैंने इसीलिए ये सोच रहा था कि भाई मुझे जिंदगी में कोई ऑल्टरनेटिव मिल सकता है क्या। और उसी वक्त लुपिन के चेयरमैन देशबंधु गुप्ता जी भरतपुर पधारे थे और उस वक्त कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होता भी नहीं था। तो वो आए थे 87 में और फिर उन्होंने रात को मीटिंग दी थी फॉरेस्ट लॉज में। उसमें सभी थे, कलेक्टर थे, एसपी साहब थे, जिला प्रमुख विश्वेंद्र सिंह जी भी थे, सब थे। और उन्होंने कहा कि मैं एक ग्रामीण विकास का कार्यक्रम शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ कहाँ से शुरू करूँ। तो वो सबसे पूछ रहे थे बारी बारी से, चूंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स थे तो मैं भी था वहां पर। तो मैंने कहा सर आप भरतपुर स्टार्ट करिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई क्यों करें भरतपुर से, आप बताइए, कोई कारण तो बताइए। मैंने कहा साहब भरतपुर एक तो पिछड़ा हुआ जिला है और इसमें 23% जो पॉपुलेशन है वो शेड्यूल कास्ट की है, और उसके अलावा आपका जो मेव एरिया है और डांग एरिया है,
और उसके अलावा भी अगर आप दिखाना चाहते हैं तो ये दिल्ली और राजस्थान की राजधानी जयपुर से बराबर 180 किलोमीटर की दूरी पे है। और उनका इतना कहना था, बोलिए कि सुबह मुझसे नाश्ते पे मिलिए आप, और नाश्ते पे मिला तो उन्होंने कहा भाई नौकरी छोड़ दो आप इमीडिएटली और मुझे ज्वाइन कर लीजिए आप। लेकिन एक हिच होती है कि भाई हम नौकरी कैसे छोड़ सकते हैं इमीडिएटली, ये गवर्नमेंट की सिक्योर्ड जॉब को। तो मैं सोचता रहा, फिर कलेक्टर साहब भी घर पे आए, संधू साहब थे, जीएस संधू, कि भाई आप नौकरी छोड़ दो। और तो फिर लेकिन मैं माना नहीं। और एक दिन नटवर सिंह जी का मैं काफी क्लोज रहा हूँ, जो फॉरेन मिनिस्टर थे जी, तो वो हमारे यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। और तो उन्होंने मुझे बुलाया और अपने जो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में वहाँ गया। उन्होंने कहा आप मेरे कहने से इस्तीफा दे दो और मेरे एरिया का सवाल है ये, और नहीं तो ये अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से निकल जाएगी। तो मैंने कहा साहब, मैंने अपना बहाना लगाने के लिए कहा साहब मैं तो कुछ जानता भी नहीं रूरल डेवलपमेंट, मैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। और बात सही भी थी वैसे। तो बोले आप चिंता मत करिए, आप नौकरी छोड़िए और मैं अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं आपको वर्ल्ड बैंक में लगाऊंगा, आप विश्वास रखिए मेरे ऊपर। मैंने उसी वक्त फैक्स मैंने वो इस्तीफा दिया और उन्होंने फैक्स पे उनको देशबंधु गुप्ता साहब को भेज दिया। उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ और फिर मैं लुपिन में प्रोग्राम में आ गया। ये मेरी पूरी कहानी है जी। बहुत ही दिलचस्प है और बहुत ही चुनौतीपूर्ण है और डेयरिंग भी है, क्योंकि आपने बड़े बड़े नाम ले दिए। नटवर सिंह जी का नाम ले दिया जो राजस्थान के बहुत ही बड़े लीडर रहे हैं, जीएस संधू का नाम, और देशबंधु गुप्ता जी। पर अच्छा, ये बात मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, देशबंधु गुप्ता जी भरतपुर किस तरह से आ गए? क्या ऐसा क्या हुआ था, किस तरह से भरतपुर आ गए थे? ये जयपुर आए थे, शिवशरण माथुर साहब सीएम हुआ करते थे उस वक्त। जी। और उन्होंने उनकी उस वक्त तो बड़े खातिरदारी होती थी, तो उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर लगाया कि ये जहां भी जाएं चलिए। तो वो जयपुर से आए, दौसा आए, फिर अलवर गए और अलवर के बाद भरतपुर आए उन्होंने। तो ये सब जगह मीटिंग कर रहे थे, तो उनकी समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ से शुरू करूं। तो फिर ये भरतपुर आ गए और भरतपुर में इत्तेफाक से मुझसे मुलाकात हो गई उनकी उस वक्त। तो ये काम उन्होंने कहा कि फिर तो यहीं से शुरू करते हैं हम। मतलब he was looking for some suitable जगह कि जहां से ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट ये शुरू कर पाए रूरल डेवलपमेंट। हाँ, वो ये दोनों चीज देख रहे थे कि जगह कौन सी अच्छी होगी जो वास्तव में मुझे सब सेवा करनी चाहिए देश की। और फिर उनके दिमाग में शायद मुझसे बात करने के बाद में शायद ये लगा भाई इस प्रोग्राम को कौन लीड कर सकता है, कौन लीड कर सकता है वो। हाँ, ये भी देखिए इत्तेफाक की बात है, आपको डेस्टिनी ले जा रही थी वहां, उनको यहाँ लाई और आपको उनसे मिला दिया। जी बिल्कुल सही बात है। हाँ। तो जब आपने ग्रामीण क्षेत्रों में काम शुरू किया तो आपको क्या, जैसे भरतपुर का क्षेत्र तो काफी वैसे भी बैकवर्ड माना जाता है, तो आपको क्या चैलेंजेस आए? आपको लगा ये सफर इतना लंबा और इतना व्यापक हो जाएगा? क्या शुरुआत कैसे की फिर? कुछ उसके बारे में थोड़ा सा बताइए ब्रीफ में। हाँ, सबसे पहले तो मैंने कहा कि रूरल डेवलपमेंट शुरू कैसे करें, तो मैं जानता नहीं था, सच बात तो ये है। क्यों, मैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, MNIT से जयपुर से पास किया था मैंने। और मैंने कहा भाई कैसे शुरू करें इसको। तो फिर मैं 2-3 रात वास्तव में वो 2-3 यात्राएं की मैंने हिंदुस्तान की, सब जगह देखा। तो मैं ऑल टाइम कंफ्यूज होता चला गया। और फिर मैं वापस आ गया, मैं कैसे स्टार्ट करें इस प्रोग्राम को। और एक दिन रात को सोते सोते समय मुझे एक ताकत सी आई कि भाई तुम घबरा क्यों रहे हो, कि जब देश को आजाद हुआ था, जब कुछ भी नहीं था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश चला दिया, तो क्या तुम पे छोटा सा ग्रामीण विकास कार्यक्रम नहीं चलेगा? तो वहां से मुझे ऊर्जा मिली और उस बात से मुझे कुछ ऊर्जा का आभास हुआ। और उसके बाद में मैंने देखा कि हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है कि आपको कोई डिफिकल्टी है तो साइट पे चले जाइए, कमरे से बाहर निकलिए आप। तो हमने कहा चलो एक गांव चलते हैं आज। तो एक गांव को जो स्टाफ था उसको लेकर के मैं गांव में गया। एक गांव है नोनेरा, वो बड़ा महत्वपूर्ण गांव है। वहां से 1 किलोमीटर हरियाणा है और 4 किलोमीटर करीब यूपी है वहां से। हाँ, वो लोकेशन थी।
तो मैंने कहा कि भाई मैं ग्रामीण विकास शुरू करना चाहता हूँ। तो बोले कि ऐसा है कि 15 किलोमीटर की सड़क बना दो आप, हैं? और कामा से लेकर नोनेरा तक की, और नहीं बन सकती है तो आप अपने प्रोग्राम को अपने साथी लेके वापस चले जाइए आप। तो 15 किलोमीटर की सड़क बनाना मेरे लिए, और कैसे लूपिन में फंडिंग होती है मैं जानता नहीं था एक्चुअली उस वक्त तक। तो मैं बड़ा उदास मन से मेरी जीप में बैठ करके और बाहर मुंह निकाल करके बहुत उदास था, वापस जा रहा था। इतनी देर में एक आदमी मिलता है, जो आप कह रहे थे ना तकदीर और ईश्वर कैसे मदद करता है। बिल्कुल सही। हाँ, तो वो एक आदमी बोला कि एएन साहब कहते थे मुझसे उस वक्त। मैं नेटवर्किंग की वजह से पूरे भरतपुर में घूमता था, हालांकि मेरा एरिया कम था। तो बोले एएन साहब कैसे उदास हो, मेरे पास आइए आप। तो बोला कि मैंने कहा 15 किलोमीटर की सड़क की कह रहे हैं, और भाई मुझे तो मालूम नहीं कैसे बनेगी। तो उन्होंने कहा मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। तो बोले कि भाई ऐसा करो, आप 4 किलोमीटर की यूपी में सड़क बना दो आप। ओके। और 11 किलोमीटर की हमको जरूरत नहीं है, तो हम कोसी से कनेक्ट हो जाएंगे। ओके। तो मैंने कहा यार ये पैसा कैसे आएगा? पैसे का मैं इंजाम भी बता देता हूँ आपको। जिस सरपंच से आप मिलके आए हो, उस सरपंच के पिताजी मरने वाले हैं, तो ये मृत्यु भोज करते हैं। और उसको ये कह दो मृत्यु भोज की जगह ये पैसा उसमें लगा दे, सड़क में। तो मैंने कहा भाई ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैं कैसे कहूंगा तेरे पिताजी मरने वाले हैं। लाखन सिंह सरपंच उसका नाम था। तो मैं फिर वापस गया, फिर मैंने सोचा कि क्या कहूंगा मैंने कहा भाई तेने बताया नहीं लाखन सिंह तुम्हारे पिताजी इतने बीमार हैं। तो उसके मुंह से भगवान की दया से ये निकला, भगवान इनको जल्दी उठा ले साहब, बहुत दुख पा रहे हैं मेरे पिताजी। अच्छा। तो मैंने कहा भाई क्या करोगे भाई साहब? 22 गाँव का भोजन कराऊंगा, पाल कराऊंगा, मैं जाट आदमी हूँ, आप जानते हो हमारे यहाँ तो बहुत तगड़ी भोजन। जाट। तो मैंने कहा कि भाई अगर तू पाल नहीं कराए, और कलेक्टर साहब से मैं बात करके और एक सड़क हम बना देते हैं यूपी में, तेरे पिताजी के नाम पर रख देता हूँ मैं, है? वो परमानेंट आपका हो जाएगा। तो वो बड़ा कन्विंस लगा कि तो बड़ा परमानेंट की बात होती है, क्योंकि गांव में तो एक बड़ी तकलीफ होती है कि आप खाना भी खिलाओ, कहेंगे नमक कम है, रायते में ये हो गया और वो हो गया। तो उसने कहा मैं सोच के बताता हूँ सर, अभी मैं अंदर जा रहा हूँ घर में। तो वो अंदर घर जाके कहता है साहब मुझे मंजूर है, और ये 75,000 रुपए डांटिए आप। ओके। हाँ, वो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो मैं खुशी होकर के, और मैंने कहा पैसे अभी रख लो और मैं बताऊंगा मुझे कब लेना है। ये पक्की रही बात उनका, सब मेरी पक्की रही। मैं जिला कलेक्टर के पास गया, मैंने कहा साहब इस तरह से बात है, और तो 75,000 रुपये मुझे मिल गए, वो सड़क की कह रहे थे, लेकिन कैसे बनेगी ये? तो उन्होंने कहा कि हम कामा के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में चलते हैं, वहां बैठेंगे, मैं इंस्पेक्शन भी कर लेता हूँ। तो उनका बुला लो उनको। तो उसने उठा के 75,000 रुपये दे दिए। तो उन्होंने उठा करके और कहा, बैंक मैनेजर को बुलाया कि भाई ये 75,000 रुपये जमा करिए। तो उनका सब मैं किस नाम से करूँ? लूपिन गांव विकास पंचायत नाम रख दीजिए इसका, कलेक्टर साहब खुद ही बोले। अच्छा। हाँ। फिर उन्होंने सब क्या किया कि उसने मना कर दिया कि साहब मैं मैंडेट नहीं करूंगा, इसका मेरे पास मैंडेट नहीं है, और ये कोई रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है लूपिन गांव विकास पंचायत। वो ठीक है, बैंक वाले ऐसे बोलते हैं। बैंक वाले बोले। तो उसने कहा भाई हम पैसे दे रहे हैं और तुम किस तरह से ये काम बात कर रहे हो? तो थानेदार को बोला इसको अंदर कर दो इसको। तो पसीना आ गया। उसने कहा ठीक है सर, ऐसा करिए, ऐसे प्रस्ताव ले लीजिए, हम लूपिन गांव विकास पंचायत का गठन करते हैं, और मैं 75,000 रुपए की जमा करके अब रसीद दे देता हूँ आपको। तो उस वक्त वो मदन मोहन सिंघल एक और थे नेता, वो भी आ गए। तो वो बाद में एमएलए भी हुए, मंत्री भी हुए। उन्होंने कहा 11,000 रुपए मेरी तरफ से हो गए। ओके। तो ये हो गया। तो फिर हम और कलेक्टर साहब दोनों एक ही गाड़ी में वापस पहुंचे, और पहुंचने के बाद में बोले कलेक्टर साहब कि भाई अब ये बताइए कि मैंने कहा साहब बनेगा कैसे? मैं बताता हूँ, आप चिंता ही मत करो। कि देखो 4 किलोमीटर की सड़क उस जमाने में 1.25 लाख रुपए पर किलोमीटर बनती थी। ये 89 की बात बताता हूँ, शुरू की सर। और 2 लाख तो मैं दे दूंगा राजस्थान वाले, और 2 लाख आपकी यूपी में, वो आप पैसा दे दीजिए 2.5 लाख। अरे मैंने कहा ये तो शायद काम होता दिखता है।
तो बाकी के पैसे आप लुपिन से दे दो, मैं आपको 2.5 लाख दे दूंगा। उन्होंने मुझे पैसे हमारे यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए। मैंने कहा मुझे मत करिए, लुपिन गांव विकास पंचायत में कर दीजिए। वो बड़ा अच्छा उन्होंने कलेक्टर साहब ने किया, क्या किया कि एक सिग्नेटरी आप रहिए जिससे गड़बड़ी नहीं हो, और एक गांव वाला रहेगा, तो 2 रहेंगे। और वो 4 किलोमीटर की फिर सड़क बन गई सर। और 4 किलोमीटर की सड़क बनने के बाद में आप देखिए कि क्या भगवान की लीला होती है। और किलोमीटर बनने के बाद में मैंने कहा चलो सड़क कैसी है मैं देख के आता हूँ, गांव वाले कैसे खुश हैं उस सड़क से। तो मैं जाके जाता हूँ तो उस गांव में गरीबी भाग गई पूरी। मैंने कहा भाई गरीबी कहाँ चली गई, ये गांव तो गरीब था। इतने लोग बाग डोलते थे, बच्चे लोग डोलते थे, बुजुर्ग ऐसे डोलते थे, काम नहीं मिल रहा है। पानी साहब ट्रॉलियों में भर भर के फरीदाबाद पहुंच गए यहाँ से। ओके, अच्छा। हाँ, और उन्होंने को सबको काम मिल गया। और देखिए साहब कितने मकान बन गए 1 साल के अंदर अंदर, तो कुछों की नींव खड़ी हो गई। अरे मैंने कहा ये तो बड़ा जोरदार काम है। तो फिर हमने कलेक्टर साहब और हमने डिसाइड किया कि भाई हम ऐसा काम शुरू करेंगे कि 1/3 हिस्सा गांव वालों का रहेगा, जिसमें चाहे वो लेबर दें, मटेरियल दें या कैश दें, और 1/3 हिस्सा लुपिन देगी और 1/3 कलेक्टर साहब आप दे दीजिए। तो उन्होंने कहा मैं दे दूंगा, आप मेरे पास स्मॉल सेविंग का पैसा है, मैं आपको दे दूंगा। तो हमने 35 गांव थे तो लुपिन गांव विकास पंचायत का गठन कर दिया। और कर दिया तो हमने कहा कि भाई कॉमन समस्या का पता लगाइए गांव में क्या है। एक क्योंकि समस्याएं तो बहुत ज्यादा हैं, स्कूल की हालत खराब है, स्वास्थ्य की हालत खराब है, सड़कें नहीं है। हम का एक पकड़ लेते हैं पहले। तो पीने की पानी समस्या सब में कॉमन निकली, ठीक है। लेकिन हमने कहा कि भाई इसका एस्टिमेट बनाइए 35 गांवों का। तो 35 गांवों को जो एस्टिमेट आया वो करीब 12 लाख रुपए आया। वो 36 लाख रुपए आया। और तो हमने कहा 12 लाख रुपए, तो गांव वालों से कहा कि भाई तुम्हारे गांव में जो जितना भी पैसा खर्च होगा कोई स्कीम के तहत में, वो 1/3 हिस्सा आप इस तरह से दे दीजिए, मेन मटेरियल और कैश जो भी करो, और 1/3 हम दे देंगे, 1/3 कलेक्टर साहब दे देंगे, और खाते तुम्हारे में डाल देंगे हम पैसे। और कहीं नया कुआं बनाना है, कहीं कुएं की डीसिल्टिंग करनी है, कहीं पाइपलाइन बिछानी है, तो कई तरह के उपाय हमने किए। आप विश्वास नहीं करोगे 36 लाख रुपए में पूरा पूरा काम हो गया। वंडरफुल। हाँ, और काम हो गया तो गांव वाले बड़े खुश कि भाई खुश यूं कि पहले तो हमारी पसंद का काम हो गया, और दूसरा इस बात से खुश कि हमारे द्वारा काम हुआ। तो जो ओनरशिप की भावना होती है, तो उनके जो गर्वोन्मुक्ति थी उनके चेहरे पर, वो बड़ी गजब की थी उस वक्त। तो फिर मैं सीधा ML मेहता साहब थे, पॉलिसी प्लानिंग सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में। हाँ, मीठालाल जी। हाँ, मीठालाल जी। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे काम है, मैंने कहा चलते हैं, चलो आपका काम देखते हैं। तो कलेक्टर साहब को भी लिया, उनको भी लिया, गाँव में गए तो बड़े खुश हुए, यार ये तो काम बड़ा गजब का है। कलेक्टर साहब बोले साहब मेरे 12 लाख में तो 5 लाख का काम भी नहीं होता अगर मैं कराता तो। मुझे 36 लाख का काम मिल गया। गांव वाले यूं खुश हैं कि हमारे द्वारा ही हमारा काम हो गया। मैं इसलिए खुश हूं कि 12 लाख का मुझे 36 लाख काम मिल गया। एक ग्रामीण विकास की दिशा तय हो गई आज। चलिए, तो उन्होंने कहा आप मेरी गाड़ी में बैठो, ML मेहता साहब बोले, मीठालाल जी, और उनका भैरव सिंह जी से मिलाता हूँ आपको। अच्छा। तो हाँ, सीधे CM साहब के पास गए। हमने कहा साहब क्या किया मीठालाल जी? कि साहब ऐसे ऐसे बात है, और इन्होंने सीताराम जी ने ऐसे ऐसे काम किया है। तो मीठालाल मेहता क्या मुझसे बड़ा ही सुनने आया है क्या? ऐसे बोलते थे। नहीं, ऐसा कर, सवेरे एक स्कीम चालू कर, नाम तो सोच, और यही पार्टनरशिप की स्कीम पूरे राजस्थान में चालू कर दे, और लुपिन का पैसा सरकार दे दे, लुपिन तो है नहीं वहां पर। तो उन्होंने सवेरे, मैं वहीं रहा जयपुर में, अपना गांव अपना काम नाम की एक स्कीम शुरू कर दी वहां पर। ओके। हाँ, कि भाई 33% पैसे गांव वाले देंगे, 33% लुपिन, मतलब और बाकी का सरकार देगी आपके। और जहाँ लुपिन काम कर रही है वहां 33% लुपिन देगी। ठीक है ना? तो वो काम शुरू हो गया। आप ये देखिए साहब कि वो काम शुरू हुआ कि इतना पैसा हमारे पास, लेकिन पहले पैसा कैश जमा कराना पड़ेगा गांव वालों को।
या काम करके बताना पड़ेगा भाई हमारा 1/3 का काम हो गया है, और उसका पैमाइश हो जाएगी, फिर 2/3 पैसा में से किस्तों में सरकार देगी। और उसमें ये मॉडल था कि शायद तो वो एनजीओ से कराए काम, वो हमको रिलीज होगा, उनको नहीं करेंगे, लेकिन या ग्राम पंचायत को करेंगे या लाइन डिपार्टमेंट को करेंगे, आपको जो भी है, पीडब्ल्यूडी है, जो भी है। तो आप फिर देखिए साहब कि वो इतना सक्सेस हो गया कि सरकार पे पैसे नहीं बने और 50-50 करना पड़ा सरकार को। अच्छा अच्छा, जी 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 सर, मजा आ गया सब। मैं तो आपको रोकना चाह रहा था, लेकिन इतना इंटरेस्टिंग था कि एक तरह से आपने पूरा परिदृश्य खींच दिया। और श्रोताओं देखिए, हमारे रूरल डेवलपमेंट की जो हम इतनी लंबी चौड़ी बातें करते हैं, तो जब भी ये शुरुआत होती है तो कितनी समस्याएं आती हैं, किस तरह से उनको सॉल्व किया जाता है, किस तरह से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, किस तरह से सरकारी मशीनरी उससे जुड़ती है, ये सब इन्होंने, सीताराम जी ने एक खाका सा खींच दिया है आपके सामने। क्योंकि भरतपुर जो एरिया है राजस्थान का, वो थोड़ा सा रिलेटिवली बैकवर्ड भी है, लेकिन किस तरह से लोगों को साथ लिया और किस तरह से ये एक मृत्यु भोज से जो चीज शुरू हुई थी और किस तरह से वो आगे बढ़ गई। तो आप ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग और कितनी डिफिकल्टी आती है जब कोई भी काम करने का हम बीड़ा उठाते हैं। तो सीताराम जी, बहुत बहुत मैं तो आपको साधुवाद ही कहूंगा कि इतना बढ़िया काम शुरू किया। तो हम यहाँ रुक के एक आपके इस विकास के काम पे एक गाना सुन लेते हैं, क्योंकि हमने काफी देर बात कर ली है। गाना सुनते हैं आपकी उस सड़क के नाम पे, सड़क की जो लाखन सिंह जी के नाम पे आपने बनाई थी है ना। तो मजा आ गया। तो एक गाना सुनते हैं, फिर आप इस बातचीत को जारी रखते हैं। ठीक है सर, ठीक है। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं। गम को सो दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। हाँ, तो वेलकम बैक सीताराम जी। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन ल्यूपिन के बारे में जरूर पूछना चाहता हूँ, फिर हम आगे बातचीत को जारी है। ल्यूपिन रूरल डेवलपमेंट मॉडल की चर्चा देश में पूरे में होती है, और ये मुझे याद है बहुत पुराना मॉडल है। तो कुछ एक सरल भाषा में बताइए कि ये मॉडल है क्या, और इसे इतना ल्यूपिन मॉडल को खास क्या बनाता है, जिससे इतने सारे गांव और इतने ज्यादा रूरल डेवलपमेंट का एक तरह से मॉडल ही बन गया है। इसके बारे में कुछ बताइए।
ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि एम क्या है आपका, गोल क्या है। तो गोल हमारा ये था कि सर्वांगीण विकास करें, और सर्वांगीण विकास में दो चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एक होता है सोशल डेवलपमेंट जी। तो हमने कहा कि दोनों को हम साथ लेके काम करें। तो इसको एक मॉडल का नाम दिया, तो उसमें हमने सारे वर्टिकल्स लिए हमने कि भाई हम अगर इकोनॉमिक मॉडल लेंगे जिसमें आमदनी बढ़ाएंगे तो उसमें खेती है, पशुपालन है और नॉन फार्म सेक्टर है, स्किल्स है, इस पे काम करेंगे। और सोशल डेवलपमेंट में ये है कि भाई हम किस तरह से ह्यूमन कैपिटल को बिल्डअप करें, कि हेल्थ पे हम किस तरह से काम करें, न्यूट्रिशन पे किस तरह से काम करें और शिक्षा पे किस तरह से काम करें। तो इस मॉडल को हमने लेकर के काम शुरू किया। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये आती है कि इसकी एक्सेप्टेंस कैसे हो लोगों में। ये बहुत सबसे इम्पोर्टेंट कि लोगों में एक्सेप्टेंस हो और ओनरशिप हो, दोनों चीज हो। तो इसके लिए दो काम करने की बहुत जरूरत है। शुरू में कोई भी काम शुरू करना चाहता है, उनके लिए मैं श्रोताओं के लिए बता देना चाहता हूँ कि पहले तो नीड बेस्ड काम करिए कि गांव वाले कहते क्या हैं वो करते चले जाइए आप। ठीक। जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं आप अपना पैसा दे सकते हो और आप कोलैबोरेट कर सकते हो, कन्वर्जेंस कर सकते हो, जिसको भी कहिए। और दूसरा होता है एरिया स्पेसिफिक, भाई ये इसी एरिया में होगा। जैसे भरतपुर में सिर्फ बी कीपिंग हो सकता है, लेकिन वो बी कीपिंग भरतपुर में हो सकता है, लेकिन वो बाड़मेर में नहीं हो सकता है जी। तो ये एरिया स्पेसिफिक काम हो गया। तो इस तरह से हमने ये ग्रामीण ये रूरल डेवलपमेंट का जो लुपिन का मॉडल है उस पर अपन ने काम शुरू किया और उसको फिर हम आगे बढ़ाते चले गए। ओके। हाँ, मतलब इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट दोनों साथ साथ है। अच्छा, तो अब ये आपके 35 गांव से शुरू हुई यात्रा 9 राज्यों 5400 गांव तक पहुंच चुकी है। तो ये राज्य तो मतलब अलग अलग टाइप के हो गए ना, तो ये सारा मॉडल क्या हर जगह रेप्लिकेबल हो जाता है, वहां भी यही मॉडल काम करता है या एरिया टू एरिया के हिसाब से मॉडल बदलता रहता है आपका? नहीं, जो बेसिक चीजें इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट वो तो एज इट इज रहेंगे ही रहेंगे, उसमें कोई है ही नहीं। सही बात। और जो नीड बेस्ड है वो तो एज इट इज रहेंगे ही, मतलब उनमें तो कोई बदलाव हो नहीं सकता है। लेकिन ये सवाल उठता है कि ये बड़ा कैसे प्रोग्राम है। हाँ, एकदम नहीं 35 गांव पे, कोई 35 गांव पे रहता है, कोई एक गांव बना के उसमें खुश रहता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। हाँ, तो मैंने देखा कि भाई इस कंट्री में प्रॉब्लम क्या है, पूरे कंट्री में इस कंट्री में प्रॉब्लम सबसे बड़ी है स्केल की है। ओके। हाँ, अगर ड्रिंकिंग वाटर नहीं है तो वो 2 लाख गांवों में नहीं है। तो अगर आप स्केल पे काम नहीं करते तो मैं नहीं मानता कि वो काम कोई खास फायदेमंद है। मतलब बहुत वो वहीं का फायदा हो सकता है एक गांव का ही। तो क्योंकि जब स्केल होती है तो विजिबिलिटी आती है, और विजिबिलिटी आती है तो रेप्लिकेबिलिटी आती है, लोग अब देखते हैं इस काम को करें अपन। तो ये एक मतलब एक सबसे बड़ा चीज रहा। तो मैंने सबसे पहले ये देखा कि भाई अल्टीमेट ये होना चाहिए पूरे भरतपुर डिस्ट्रिक्ट को हमको गोद लेना, फुल को लेना है, कंप्लीट, छोड़ना कोई नहीं है। ओके। तो ये काम फिर हमने इस बारे में सोचा। उसके बाद में फिर चेयरमैन साहब बोले भाई हम चलो ठीक है फैक्ट्री वगैरह की बात तो नहीं करते, लेकिन चूंकि हम महाराष्ट्र में, हम बॉम्बे में हैं, तो कुछ महाराष्ट्र में काम शुरू करिए। तो फिर हमने महाराष्ट्र में शुरू कर दिया काम। और फिर जब वो भरतपुर का जब उन्होंने प्रोग्राम देखा तो भरतपुर को प्रोग्राम को देख करके फिर उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि लुपिन के फंड बड़े लिमिटेड हैं, और ये बोर्ड में परेशानी करते हैं, हम कमाते हैं तुम खर्च करते हो। तो मुझसे बोले हाँ तो तुम ऐसा करिए 200 करोड़ रुपए मेरे पर्सनल ले लो आप। अच्छा। हाँ, और एक गरीब जिला पूरा महाराष्ट्र का बदल दीजिए। अब जो भरतपुर को तो आप कर ही रहे हो, वहां तो आपका सरकार के साथ में बहुत अच्छी चलती है, तो वो तो बहुत अच्छा काम है, ये कर दो। और मैंने कहा साहब 200 करोड़ की मुझे तो जरूरत है नहीं, क्योंकि मैं गवर्नमेंट से काम करने का बहुत आदी हूँ साथ में। तो मैं तो 100 करोड़ से ज्यादा आपका पैसा लूंगा नहीं। और धुले डिस्ट्रिक्ट हमने चूज किया। तो रत्नाकर गायकवाड़ एक थे उस वक्त, ये MMRDA है बॉम्बे में। हाँ, मार्ड है ना, बिल्कुल है। हाँ, मार्ड, उसके कमिश्नर थे। अच्छा।
वो उनके बड़े अच्छे दोस्त थे, तो वो उनको बार बार कहते रहते थे, साहब आप भरतपुर की बड़ाई करते हो तो मेरे यहाँ शुरू कराइए, मैं सब सहयोग दूंगा आपका। अच्छा। तो हाँ, तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया, तो मैंने उनसे पूछा सर कितना समय है, तो बोले भाई मेरे पास 20 मिनट का समय है आपके लिए। तो हमारी बातें जैसे आपसे हो रही हैं ऐसे होती चली गई, हमारे दोनों के 3 घंटे निकल गए। अच्छा अच्छा। अब वो जिस आईएएस का नाम लें, सलाउद्दीन जी का लें, वो तो मेरा क्लास हो, तो मैंने सभी बात करा देता हूँ। आप तो बहुत इसलिए कन्वर्जेंस कर पाते हो आप मुझसे। बोले तो बोले शुरू करते हैं। तो फिर हमने धूले में जाके शुरू कर दिया, और हमने कहा सर 10 साल में इसको गरीबी मुक्त कर देंगे, और यहाँ 52% आदिवासी रहते हैं, काफी गरीब लोग हैं, तो हम सब शुरू करते हैं। तो हमने वहां पे काम शुरू कर दिया, और रत्नाकर गायकवाड़ साहब वगैरह सब गए वहां पर, और हमने काम शुरू किया वहां पर। और काम शुरू करते करते इसी तरह से काम शुरू किया, तो वो पूरा भी हमने 8 साल में गरीबी मुक्त करा दिया। और हमने 2 साल इसलिए छोड़े कि कहीं और रह जाएगा कोई काम। तो और उसमें हमने ये किया कि जितनी भी सोशल की ये थी ऑर्गेनाइजेशंस थी जो इम्पैक्ट स्टडी करती थी, केपीएमजी, डिलॉयट विलॉयट जितनी भी थी ना, हमने कहा भाई सब आप स्टडी कर लो इसको आप। अच्छा। बिग फोर से। तो उन्होंने 3 छात्रों तीनों ने कहा साहब ये तो मॉडल बहुत सक्सेसफुल है। चेयरमैन साहब बड़े खुश हुए इस बात से लेकर के, तो ये उधर बढ़ गया। और उसको बढ़ने के बाद में फिर हम जो इनकी जहां भी फैक्ट्रियां हैं, तो जो उनके लड़के हैं वो उस वक्त एमडी बन चुके थे, नीलेश गुप्ता जो आजकल प्रेजेंट में है। अच्छा। तो उन्होंने कहा भाई मेरी फैक्ट्रियों के बात शुरू कर दो आप। जब आप पिताजी कहने से, तो आपने भरतपुर और ये कर दिया, भाई मेरी फैक्ट्री का तो ध्यान रखो जहां से प्रॉफिट हम आपको देते हैं। मैंने कहा बिल्कुल है, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। उन्होंने कहा आपकी क्या कंडीशन है? मेरी कंडीशन ये है कि 5 गांव तो आपके लूंगा फैक्ट्री के पास है, क्योंकि मैं इसको सीएसआर नहीं कहता आपके को, जो आप कहते हो हम ये वो कब सीएसआर या हम रूरल डेवलपमेंट करेंगे, तो अपीजमेंट पॉलिसी है, तुम खुश रहो हम खुश रहे, फैक्ट्री हमारी चलती रहे, तुम कुछ दंगा मत करिए गांव। अच्छा अच्छा। तो वो बहुत अच्छे, मैंने बिल्कुल एक्सटेंशन ऑफ अपीजमेंट पॉलिसी है ये। और मुझको इतना परमिशन दे दो कि 60 किलोमीटर के रेडियस में मुझे जहां भी गरीबी मिलेगी, और वहां पर फिर मैं अपना वही काम करूंगा जो हमारा ये मॉडल है होलिस्टिक डेवलपमेंट का। तो वो मॉडल का काम हमने शुरू किया। तो फिर हमारी पूरी रीच हो गई, जम्मू पहुंच गए हम, क्योंकि जम्मू में फैक्ट्री थी, नॉर्थ में पहुंच गए, नीचे विशाखापट्टनम आ गए, और जो बगल में ये है अपना गोवा है, बड़ौदा है, अंकलेश्वर है, और फिर उसके बाद में जो हार्ट ऑफ इंडिया है वहां पे भोपाल है, नागपुर है, इंदौर है। फिर हमने कहा कि भाई अब वो रह गया, ईस्ट रह गया। भगवान दया से इनकी ईस्ट में फैक्ट्री खुल गई, तो मैं सिक्किम में ही पहुंच गया। अच्छा। तो मैं तो हमेशा ही टोच पे ही रहता था। अच्छा अच्छा। हाँ, उसको काम करने के लिए मैंने चेयरमैन साहब से ये जरूर कहा कि मैंने साहब ऐसे काम नहीं होगा, क्योंकि आपके आदमी हैं वो डिफिकल्ट काम नहीं करना चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि कोई सीधा सीधा काम हो जाए। तो इनकी रिपोर्टिंग मुझे करिए आप सीएसआर के मामले में। इट वॉज ए वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। किसी कॉर्पोरेट में आज तक ये हिस्ट्री नहीं है सर, सही बात। प्रेसिडेंट और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वो वाइस प्रेसिडेंट और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आपको रिपोर्ट करें। उन्होंने एक सिंगल ऑर्डर जारी कर दिया। तो अब्बू कहते थे सर आप ही बताओ सर हम क्या करेंगे। मैंने आप बैठे रहिए, और हर जगह मैंने लुपिन फाउंडेशन के दफ्तर खोल दिए। तो इस तरह मेरे 17 सेंटर हो गए करीब। भाई 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 गुप्ता जी, गजब का किस्सा सुना रहे हो आप तो। आई कैन इमेजिन ल्यूपिन फाउंडेशन और ल्यूपिन फार्मास्यूटिकल कितनी बड़ी कंपनी है, और उसको आपने किस तरह से मैनेज किया, और किस तरह से कॉर्पोरेट के लोगों को आपने मैनेज किया, और किस तरह से इस मॉडल को इतने जम्मू से लेके और विशाखापट्टनम तक पहुंचा दिया। मतलब मुझे तो लगता है ये हम 2-4 घंटे तक बातें करें तो ये बात खत्म नहीं होगी। बहुत मजा आ रहा है। तो लेकिन अब यहाँ थोड़ा सा रुक के हम एक गाना सुनते हैं, फिर थोड़ी सी बातचीत आगे जारी रखते हैं। ठीक है। स्टार्ट करने वाला है क्या?
मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। मुट्ठी में है तकदीर हमारी, मुट्ठी में है तकदीर हमारी। हमने किस्मत को बस में किया है, हमने किस्मत को बस में किया है। भोली भाली मत वाली आंखों में क्या है, भोली भाली मत वाली आंखों में क्या है। आंखों में झूमे उम्मीदों की दिवाली, आंखों में झूमे उम्मीदों की दिवाली। आने वाली दुनिया का सपना सजा है, आने वाली दुनिया का सपना सजा है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। भीख में जो मोती मिले लोगे या ना लोगे, जिंदगी के आंसुओं का बोलो क्या करोगे। भीख में जो मोती मिले लोगे या ना लोगे, जिंदगी के आंसुओं का बोलो क्या करोगे। भीख में जो मोती मिले तो भी हम ना लेंगे, भीख में जो मोती मिले तो भी हम ना लेंगे। जिंदगी के आंसुओं की माला पहनेंगे, जिंदगी के आंसुओं की माला पहनेंगे। मुश्किलों से लड़ते फिरते जीने में मजा है, मुश्किलों से लड़ते फिरते जीने में मजा है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। हमसे न छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ। हमसे न छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ। तो गुप्ता जी, आपने ये इतनी अच्छी तरह से हमें बताया, और शायद यही आपका एक मॉडल भी है, वन कॉर्पोरेट वन डिस्ट्रिक्ट। ये जो विचार आपने रखा है, इसके पीछे जो बेसिक थ्योरी है वो क्या है? इससे हमारी इकोनॉमी को, इंडियन इकोनॉमी के किस तरह से गति मिल सकती है? कुछ इसके बारे में बताइए, फिर हम डिस्ट्रिक्ट जीडीपी की भी बात करेंगे जो आपका कंसेप्ट है। इन दोनों के बारे में बताइए। वन कॉर्पोरेट और वन डिस्ट्रिक्ट की बात तो ये थी कि जब हम एक डिस्ट्रिक्ट को डेवलप कर सकते हैं और उसके बाद दूसरा कर सकते हैं धूले में, टोटली डेवलप कर सकते हैं। और फिर दूसरी जगह भी हमने जो इतने भी थे तो उसमें एक एक ब्लॉक डेवलप किया हमने, उससे कम नहीं किया फैक्ट्री के पास भी। अच्छा। हाँ, ब्लॉक डेवलप किए। तो अब हमने सोचा कि भाई हम देखते देखते हमने ये कहा कि ये तो बड़ा प्रोफेशनल काम है, ये वैसा काम नहीं है, हल्का काम नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत आती है इसमें और बहुत कुछ होता है। तो अब कॉर्पोरेट की क्या ताकत है, इसको 4 पिलर पे बांधा मैंने पूरे प्रोग्राम को। कि हाँ, कि भाई कॉर्पोरेट की ताकत क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट है पूरा का पूरा ही, और उसमें इनोवेशन की बहुत गुंजाइश होती है। सो क्या करोगे बताइए, टाटाज भी आ गए, मिलिंदा गेट फाउंडेशन आ गई, LNT भी आ गया और ITC भी आ गई, मतलब सब चुनिंदा 8-10 लोगों को बुलाया उन्होंने। तो किसी ने कहा हम डेटा का करेंगे, कोई कहता है हम पानी का करेंगे, कोई। मैंने कहा साहब देखो, मैं तो करता हूँ सारे काम। क्या मतलब? मैंने कहा साहब मैं तो डिस्ट्रिक्ट गोद लूंगा। कौन सा लोगे आप? मैंने कहा मैं लूंगा धौलपुर। हाँ, मेरे बगल में ही है, तो मैं कर लूंगा उसको। और उसके बाद बोले और कौन सा लोगे? मैं लूंगा नंदुरबार, जो सबसे गरीब जिला है महाराष्ट्र का, जो दूल्हे के पास है। फिर बोले एक मेरी रिक्वेस्ट और मान जाओ कि ये विदिशा जिला ऐसा है जो इस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में है, जिससे सुषमा स्वराज जी हैं और शिवराज सिंह चौहान भी हैं, तो इनको ले लो आप। तो हमने तीसरा जिला भी उनके कहने से और या आदेश से ले लिया हमने, और काम शुरू किया हमने नीति आयोग के साथ।
और ईश्वर की ये दया रही कि धौलपुर जिला पूरे हिंदुस्तान में फर्स्ट आया। अच्छा। हाँ, सारे पैरामीटर्स में तो पहले 2 पैरामीटर में फर्स्ट आया, मतलब एक तो ओवरऑल डेवलपमेंट में तो आई आए, लेकिन हेल्थ में हम नंबर बनाए। कलेक्टर बहुत अच्छे थे, वो एंकर होता थे, बोले मुझको कभी नाम नहीं लेते थे, ईडी सर, मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ईडी साहब इस पैसे का क्या करूं मैं? मैंने कहा साहब कुछ मत करिए, सिर्फ एक हेल्थ में लगा दो आप। तो इस देश की परेशानी ये है कि ह्यूमन कैपिटल पे कभी काम ही नहीं हुआ है। तो बोले कि क्या करूं? मैंने कहा कुछ मत करिए कि आप बाड़ी को एक डिस्ट्रिक्ट सब हॉस्पिटल बना दो। नया कंसेप्ट आया मेरे दिमाग में। तो वहां के लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भीड़ नहीं करेंगे, तो वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तैयार हो गया। और इस तरह से एक पूरा ये हो गया। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपील ही कर दी, 1 कॉर्पोरेट 1 डिस्ट्रिक्ट की। फिर कॉर्पोरेट साहब अपने आप भागे आ गए। अच्छा। तो वो सपना पूरा हुआ। तो अब आप देखिए 25-30 हजार करोड़ इनका लोगों का होता है उस वक्त, और अब तो बहुत ज्यादा है, खैर प्रोजेक्शंस बहुत ज्यादा हैं। और अगर गवर्नमेंट की स्कीम के साथ मिलके काम करें, क्योंकि धुले में मैंने 85 करोड़ पे काम खत्म कर दिया था मेरा। 222 चेक डैम बनाए मैंने। अच्छा। हाँ, और देवेंद्र फडणवीस साहब खुद गए और सुरेश प्रभु जी मिनिस्टर थे, दोनों ने उसका 222 चेक डैमों का उद्घाटन किया। हाँ, तो सरकार में पैसे तो होते ही हैं, तो इसलिए कॉर्पोरेट की काफी दम होती है इस चीज को करने की। तो नहीं भैया, तो बहुत ही गजब, मतलब आप तो एक तरह से पूरी, और आपने जो हायर लेवल का जो कॉर्पोरेट कोऑर्डिनेशन है और जो गवर्नमेंट का कोऑर्डिनेशन, उसका भी खाका खींच दिया। वो कितना मुश्किल भी है और कितना आसान भी है। अगर होने लग जाए तो काम हो जाते हैं, और नहीं होते तो कैसे दिक्कत। जी बिल्कुल सही बात है सर। बिल्कुल नहीं, गवर्नमेंट में देखो, गवर्नमेंट में दिक्कत नहीं है, परेशानी सिर्फ गवर्नमेंट की है कि हम कोई भी काम शुरू करें, चाहे हमारे पैसा हो, उनसे उद्घाटन करा दो, कलेक्टर से, ब्लॉक लेवल का एसडीएम से करा दो। तो वो उनको एक प्राइड अटैच हो जाता है, फिर देन दे बिकम पार्टनर्स एक्चुअली। तो ये नहीं करते हैं कॉर्पोरेट्स। तो हाँ, मैं एक ऑफ द कफ सवाल भी आपसे पूछना जा रहा था कि आपने इतने सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, मिनिस्टर्स को, इनको सबको डील किया, तो ऐसी क्या खास बात है आपकी डीलिंग में? क्योंकि ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर के लोगों का ये अनुभव होता है कि सरकारी मशीनरी से किसी भी तरह का काम, खासतौर से फाइनेंशियल, ये कराना बहुत मुश्किल काम होता है, और करप्शन के चार्जेस लगते हैं, दुनिया भर की बातें होती हैं, वो सब अपनी जगह है। तो ये आप कैसे मैनेज करते हो? आपको ऐसी कौन सी तरकीब पता है या ट्रिक पता है कि आप इन लोगों को मैनेज कर लेते हो, सरकारी अधिकारियों को? नहीं, बड़ा मजेदार किस्सा है ये। पहला तो मैं यही बता दूं कि डॉक्टर प्रज्ञाराम बिरला फाउंडेशन से, और एक मैं और एक शर्मा थी इससे टाटा से, हमको तीनों को योगेंद्र साहब जो रूरल डेवलपमेंट सेक्रेटरी, तीनों को बुलाया कि भाई तुम लोगों को, जो भाई तुम लीडिंग आदमी मानता हूं मैं इंडिया में आज के रूरल डेवलपमेंट में। अच्छा। हाँ, तो हम तीनों को बुलाया, तो उन्होंने उनसे पूछा क्या परेशानी। सब कलेक्टर बहुत परेशान करता है। प्रज्ञाराम ने कहा साहब कलेक्टर साहब बहुत परेशान करते हैं। मुझसे पूछा भाई तुम्हारी क्या परेशानी है? मैंने कहा मेरी तो परेशानी है नहीं, आपने बुलाया मैं आ गया। मैंने कहा आपको कलेक्टर तंग नहीं करता? मेरे साहब बिल्कुल नहीं करते, मेरे चैम्बर में आके चाय पीते हैं। तो क्या कह रहे हो आपके, एक एनजीओ में कलेक्टर आ जाता है? मेरे साहब आ जाते हैं, खूब आते हैं। तो फिर उनका भाई देखिए, मैं सारे कलेक्टरों को ठीक नहीं कर सकता यहाँ से, ये बहुत डिफिकल्ट काम जो बता रही हैं आप, लेकिन सीताराम जी के वहां जाकर के आप चले जाइए और काम सीख के आइए और देखिए कैसे काम करते हैं। तो चूंकि मैं गवर्नमेंट में रहा था, उसका मुझे वाकई फायदा मिला, क्योंकि इससे मेरी एक्सेप्टेंस भी हो गई एरिया में। नहीं तो कहते हैं कौन है क्या है, तो मुझे इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो फिर हमने कहा कि भाई अब इस काम को कैसे किया जाए। तो बीडीओ को ये मालूम था कि इनके कलेक्टर साहब से बहुत अच्छे रिलेशन हैं, तो वो काम फटाफट करता था। कलेक्टर को ये मालूम था कि चीफ सेक्रेटरी साहब से बहुत अच्छे रिलेशन है इनके। वो अच्छा काम करते थे। और चीफ सेक्रेटरी साहब मुझे सीएम साहब के पास ले गए थे, तो मेरे उनसे बहुत डायरेक्ट रिलेशन हो गए। तो सीएस के थे, इसके तो डायरेक्ट रिलेशन हो गए। हाँ, डायरेक्ट रिलेशन हो गए।
तो फिर ये सारा काम इतना बढ़िया हो गया, तो ये काम मुझे इजी सेलिंग हो गई। हाँ, और ये काम होता ही चला गया। हाँ। नहीं, मैं समझ गया सर। ये जो है आपकी नेटवर्किंग तो खैर गजब की है ही, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जो आपका ये जो एक से आगे बढ़ के आप, मीठालाल मेहता भी खुद भी बहुत बढ़िया आदमी थे। अरे बड़े तगड़े आदमी थे सर, बहुत तगड़े आदमी, और थोड़े डेवलपमेंट ओरिएंटेड थे हमेशा से। डेवलपमेंट ओरिएंट सब। मैं तो ऐसा ब्यूरोक्रेट ही नहीं देखा, सच कह रहा हूँ। ऐसा ब्यूरोक्रेट कोई नहीं उनका, मैंने नहीं देखा अभी तक, मेरी लाइफ में नहीं देखा सर। बिल्कुल सही यार। तो गुप्ता जी, ये तो इतना समय की सीमा को हम बिल्कुल, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस तरह से आगे बढ़े। मेरे पास तो बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन अब एक हम गाना सुनने के लिए थोड़ी सी देर रुकते हैं और फिर आपसे कहेंगे कि आप कुछ हमारे को ऐसा एसेंस बताइए कि जो हमारे हम साथ ले जा सके। तो 1 मिनट गाना सुनते हैं, फिर आगे चलते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें। हम चाहें तो पैदा कर दें चट्टानों में राहें, हम चाहें तो पैदा कर दें चट्टानों में राहें। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। मेहनत अपने। हाँ, वेलकम बैक गुप्ता जी। अब मैं तो आपसे, इतना आपका वृहद अनुभव है, इतने सारे लोगों से आपने डील किया है, तो आज की जो देश में स्थिति है तब से और अब में तो बहुत फर्क आ गया है। तो देश के पॉलिसी मेकर्स को अगर आपको 3 सुझाव इतने अनुभव के बाद में देने हो कि भारत के ग्रामीण इलाके की तस्वीर हम कैसे बदल सकते हैं, तो क्या आप 3 सुझाव इस स्थिति में आप देना चाहेंगे? क्या करना चाहिए हमें? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि सर, पहला काम अगर किसी को बड़ा करना, देखिए पहले तो स्केल की बात है ही है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि मतलब पहली बात ये है कि उस डिस्ट्रिक्ट का लेटेंट पोटेंशियल पहुंचानी है आप। ओके। कि भाई क्या है ऐसा जो छुपा हुआ पड़ा हुआ पोटेंशियल, उसको बाहर निकालिए आप। जैसे प्रतिभा को बाहर निकालते हैं आदमी को, ऐसे निकालिए आप। तो वो जैसे हमने भरतपुर में बी कीपिंग का काम शुरू किया
हैं? तो वो क्या नाम, सरसों तो बहुत पहले हो रही थी ना, कोई दिक्कत हाँ, हो थोड़ी रही थी। सरसों तो बहुत, लेकिन सरसों को बियॉन्ड नहीं सोचा था हमने, कहा ये इनोवेशन की बात आ गई, और वो कैसे हुआ वो एक अलग इशू है, मैं उसको अभी क्योंकि समय नहीं है अपने पास। लेकिन आज वो करीब 5,000 टन से ऊपर शहद उत्पन्न होता है, 9,000 टन वहां से एक्सपोर्ट होता है, और 19,000 टन का वहां पे कलेक्शन है भरतपुर में। मैं कोई पंजाब के डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हिमाचल के की नहीं कर रहा हूं, मैं एरिड राजस्थान के एक डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं। And now it is a number 1 honey producing district in the country. It is number 1 honey exporter in the country today. अच्छा। और आप देखिए कि आज करीब 5,000 किसान जुड़ गए आज, और देखिए एक नया पैसा राजस्थान सरकार का नहीं लगा, एक पैसा केंद्र सरकार नहीं लगा। आप कहोगे भाई ऐसा कैसे हो सकता है? और ऐसा मॉडल आपको बहुत ही कम मिलेंगे देश में, मिले तो सिर्फ 54 करोड़ रुपए मैंने माइक्रो फाइनेंस लिया था, और वो किसानों ने मुझे ड्यूटीफुली विद इंटरेस्ट वापस कर दिया। मैंने जो बैंक्स थी, कोटक महिंद्रा और जितनी भी बैंकें थी उनको सबको, SBI वो जितनी भी थी उनको सबको वापस कर दिया मैंने, और मॉडल आज चल रहा है। अच्छा, तो एक तो आपका पॉइंट हो गया लेटेंट, कोई भी जो पोटेंशियल है उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये मैं समझ में आ गया, क्योंकि ये बी कीपिंग उधर अपने वहां बहुत होता है, उदयपुर में ट्राइबल एरिया, वहाँ शहद वगैरह। हाँ, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं है सर। हाँ, वो। और दूसरा ये है कि आप सबसे बड़ा काम ये करिए कि भाई आप जो अपने देश में नहीं हुआ है, और आज हम देश में जो सफर कर रहे हैं ना सब, ह्यूमन कैपिटल का बिल्डअप नहीं हुआ है। आपका निवेश स्वास्थ्य और शिक्षा पे बहुत ज्यादा होना चाहिए। सही बात। और इसके स्किल पे होना चाहिए। अब देखिए आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है, मतलब 2 प्रॉब्लम आपके मोबाइल में 1 मिनट लूंगा आपकी। पहली चीज तो ये आ रही है कि भाई AI का जमाना आ गया और हमारी ह्यूमन कैपिटल तैयार ही नहीं है आज। वी आर लेबर इंटेंसिव इवन टुडे। तो भाई आप कैसे फेस करोगे संसार को, और विकसित भारत का सपना देखते हैं अपन। तो एक तो ह्यूमन कैपिटल को आपको बढ़ाना पड़ेगा, और हमारे यहाँ मैं कहता हूँ कि मैं सच कह रहा हूँ कि मैं जो 9 स्टेट में घूमा हूँ, ब्रिलियंट पीपल हैं, वेरी हार्ड वर्किंग पीपल हैं, नो डाउट अबाउट इट। तीसरी चीज, और ये भी ले जाओ। तीसरी जो काम करनी चाहिए, कभी सरकार में एक प्रयास ही नहीं किया। मैं बताता था सरकारों को कि भाई एक सरकार दूसरी सरकार की, चाहे बीजेपी रूल्ड है, कि भाई उनकी यहाँ पे कोई सक्सेसफुल योजनाएं क्या है? तो लेकिन कोई स्टडी नहीं हुई आज तक कि भाई आज राजस्थान की तो अपना काम है, और वहां के वो रायता बंधु है, उसकी कर्नाटका की, उसकी तेलंगाना की, आज कर्नाटका था पहले, और उड़ीसा की कोई और है। तो आप देखिए इनका कोई स्टडी आज तक हुई नहीं है। स्टेट स्पेसिफिक, हाँ, स्पेसिफिक मतलब आप नहीं हुई है। अगर ये स्पेसिफिक करके और आप एक देशव्यापी अगर एक मॉडल बना दें कि भाई ये मॉडल होगा, तो आप देखिए कि देश का कितना त्वरित गति से विकास होगा। अब आप देखिए कि उनको पता नहीं था, रत्नाकर एक बार चीफ सेक्रेटरी हो गए, तो बोले साहब मैंने कहा भाई नरेगा का पैसा क्यों नहीं खर्च कर रहे हो? हमारे यहाँ मजदूर नहीं है, हम इतने गरीब थोड़ी हैं आप जैसे। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा वहां चले जाइए, महाराष्ट्र में 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं शिवराज सिंह चौहान कुएं खोदने के, इरिगेशन के लिए। तो यार वो सर्कुलर लाइए, वो सर्कुलर दिखाया, फिर उन्होंने चालू किया। अब आप देखो तो सही ना, कोई पढ़ाई नहीं, वो स्कीम ही नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये जो 3 चीजें भी अगर आप कर लोगे, और बाकी का चौथी चीज तो ये है कि भाई वो सब दिमाग का खेल है कि प्रॉब्लम को पोटेंशियल में कैसे बदलें। जो मैंने भरतपुर में किया है कि जहां पानी भरा रहता था, वाटर बॉडीज बनाई और फिशरीज का प्रोग्राम कर दिया, और आज मेव एरिया काफी अच्छा हो गया है। अच्छा, बिल्कुल बहुत कमाल है साहब। मेव एरिया को आपने बैकवर्ड से उठा के खड़ा कर दिया है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसमें लोग बाग भी बड़े वैसे होते हैं थोड़े से वहाँ के, लेकिन बड़े इंटेलिजेंट है सब, बड़े इंटेलिजेंट। अच्छा, सुपर इंटेलिजेंट। आप देखिए ना साइबर क्राइम में, अब मैंने वहां से विड्रॉ कर लिया था, साइबर क्राइम करने लग गए वो।
तो गुप्ता जी, मैं तो क्या, मेरा तो मन करता है कि ये हमारा इंटरव्यू चलता ही रहे, लेकिन जिस तरह की समय सीमा हमारे रेडियो पर होती है, तो अभी हमने भी इतनी देर बात कर ली और मुझे लग रहा है कि हमारी सारी बातें अभी खत्म भी नहीं हुई हैं। तो एक छोटा सा ब्रीफ लास्ट में संदेश कुछ हमारे श्रोताओं को, जो बहुत ही रूरल डेवलपमेंट की में इन्वॉल्व तो होना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं है किस तरह से हो, तो एक छोटा सा ब्रीफ में आप संदेश दे दीजिए, फिर हम अब इसको रैप अप करते हैं। देखो, बड़ा संदेश है और मेरे मन में ये थी भाई, देखिए कि बगैर गांव का विकास हुए और इस देश का विकास तो नहीं हो सकता है। तो मेरी कोई मानता नहीं था, इवन आफ्ताब खान जी नहीं मानते थे कि नहीं यार, सिटीज आर द इंजन्स ऑफ ग्रोथ। मैंने कहा ये सिटीज बिटीज की क्यों बातें करते रहते हो, आपको दिल्ली का हाल क्या हो रहा है, वो मानते नहीं थे। क्योंकि फिर जब कोरोना आ गया, भगवान ने इतनी बढ़िया काम किया, कोरोना आ गया। अच्छा। अब कोरोना आ गया तो आप देखिए कोरोना ने क्या किया कि पूरे जो शहरों में आदमी रहते थे, हमारे गांव वाले सब सड़कों पे आ गए। 7 करोड़ आदमी सड़कों पे था। कहाँ जा रहे हो भाई, गांव जा रहे हैं साहब, हमारा तो वही है। तो आपको लेसन मिल गया ना कि अल्टीमेट हमारी जो शरण स्थल है वो तो गांव है, बचेंगे वहीं से। और एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट भी आप देखिए कि सब ज्यादा हो गई कोरोना में, लेकिन सब इंडस्ट्री मर गई। तो इसलिए क्या है कि ग्रामीण विकास करना चाहिए, कैरियर के रूप में इन लोगों को आना चाहिए बच्चों को। और CSR में वाकई मैन पावर की बहुत कमी है आज, अच्छी मैन पावर की बहुत कमी है आज। ये लोग अपना कैरियर अपना सकते हैं अपना। ओके जी सर, जी चलिए। तो गुप्ता जी, आज की बातचीत केवल एक इंटरव्यू नहीं थी, बल्कि ये तो एक इंस्पिरेशनल जर्नी थी, जिसने हमें ये विश्वास दिलाया कि यदि सही सोच, जन भागीदारी और सतत प्रयास हो तो गांव की तस्वीर बदली जा सकती है। जी सर, जी। विकास भारत 2047 का सपना तभी साकार होगा जब भारत का गांव सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनेगा। आपने इसी दिशा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है, इसके लिए हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। रेडियो SN परिवार की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद, आभार। आपने इतना समय दिया, इतनी सारी बातें की और एक तरह से हमारे सामने परिदृश्य खींच दिया। किस तरह से एक बिल्कुल ही बैकवर्ड से शुरू करके आपने इतनी एक ग्रोथ इंजन सा बना दिया है। तो मजा आ गया हमें तो आपसे बात करके। हम ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु, निरंतर सक्रिय जीवन की कामना करते हैं, ताकि आपका अनुभव आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा आज का काम सफल हो जाएगा और आपका भी हो जाएगा अगर वो ग्रामीण के विकास की तरफ उन्मुख हो सकते हैं। कैरियर वही है, अल्टीमेट हमारी जर्नी वही है। वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, वेरी इंपॉर्टेंट। यूथ के लिए आपका ये मैसेज है कि रूरल डेवलपमेंट से इन्वॉल्व हो, उसमें एंगेज हो। बहुत बढ़िया। तो नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सकारात्मक रहिए। मैं आरजे आलोक आपसे अनुमति चाहता हूं, अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ करते रहिए और जुड़िए। थैंक यू। दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना न भूलिएगा।